हाय एवरीवन, ईबीसीएल का लेसन नंबर 4 आज हम करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। सबसे पहले आपको बता दूं, स्क्रीन पर इस समय दो हेडिंग नजर आ रही हैं, एक विद कंटेंट और एक विदाउट कंटेंट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन और दूसरा ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ये दोनों ही मेजर कंटेंट हैं इस चैप्टर के। चैप्टर का हेडिंग में केवल फॉरेन कंट्रीब्यूशन वर्ड है, लेकिन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। अभी तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हैं, धीरे धीरे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। वैसे तो आप में बहुत नॉलेज है, माफ करे भगवान मुझे, लेकिन थोड़ा थोड़ा और बढ़ेगा जब आगे, तो आपको पता चलेगा कि कई इनडायरेक्ट तरीके हैं हिंदुस्तान में और दुनिया में लोगों को अपनी तरफ करने के, रिश्वतों के। भाई आप सोचिए कि अगर विदेशों से पैसा भारत में आ रहा है और वो जेन्युइन तरीके से आ रहा है, चैरिटी में आ रहा है, किसी की सैलरी के टाइप में आ रहा है, एक्सपोर्ट करा उसका पैसा आ रहा है, वो ठीक है, सरकार उसको नहीं रोकना चाहती। सपोज करिए आपने माल एक्सपोर्ट करा और उसका पैसा इंडिया में आया, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने विदेशों में सर्विसेज दी, अपनी जॉब करा, ऑनलाइन कोई भी कुछ भी करा, मतलब वहां से पेमेंट आई, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम है कि अगर वहां से इलेजिटिमेट तरीके से पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं साहब विदेशों से हिंदुस्तान में किसी के खाते में, क्यों आ रहे हैं? जरूर इंडिया में कुछ ना कुछ गलत करने के लिए ये पैसा फ्यूल करा जा रहा है रिश्वतों के रूप में। एक तो ये टॉपिक इस चैप्टर में कवर है जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कोई एनजीओ देश की सिक्योरिटी को खराब ना करे, कोई एनजीओ देश में हार्मनी को तोड़ने की कोशिश ना करे, कम्युनल वायलेंस बढ़ाने की कोशिश ना करे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव हो गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना। रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है अगर आप विदेशों से चंदा लेते हैं, तो कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो। अच्छा, दूसरा ये हॉस्पिटैलिटी क्या है? हिंदुस्तान के कई लोगों की लिस्ट आज हम पढ़ेंगे। उन लोगों की जो लिस्ट हम देखेंगे, वो लोग विदेश जाएं और विदेशों में हॉस्पिटैलिटी फ्री में मिल जाए, उन्हें रहने खाने को मुफ्त में मिल रहा है विदेश में। क्यों भाई, क्या कारण है? कहीं वो विदेशी आदमी हमारे इस इंडियन को रिश्वत तो नहीं दे रहा और हमारे इंडिया के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं होने जा रहा, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है? व्हाई सम अदर कंट्रीज पीपल आर फैसिलिटेटिंग इंडियंस देयर? Who Indians? Not all, few people who are present in our list. भाई प्लीज समझिएगा, कुछ लोग जो मेरी लिस्ट में अभी हम पढ़ेंगे वो विदेश जा रहे हैं, तो उन्हें वहां सारी सुविधाएं मुफ्त में मिल रही है विदेश की सरकार से। क्यों, क्या कारण है भाई? तो वो हम थोड़ा देखेंगे क्या रीजन है। क्या आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बोला? कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश से आने वाले पैसों की मदद, विदेश में मिलने वाली फैसिलिटीज आर अ टूल काइंड ऑफ, है ना, ताकि इंडिया के अगेंस्ट कुछ करा जा रहा हो। दैट इज व्हाई दिस लॉ वाज मेड इन 2010। एक्चुअली इट वाज नॉट मेड इन 2010, इट वाज अ लॉन्ग बैक लॉ, रिवैम्प्ड इन 2010। जैसे कंपनी लॉ बदल गया, वैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन का कानून 2010 में बदल गया था, पहले भी। अच्छा देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में डोनेशन कवर है, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स, विदेश से भारत आया हुआ, ऑफ एनी आर्टिकल जिसकी मार्केट वैल्यू इंडिया में वो है जो लॉ में स्पेसिफाइड है। मतलब एक लॉ लिमिट बना देगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, उससे कम आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा आएगा तो प्रॉब्लम है। ऑफ एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन, ऑफ एनी सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी इंक्लूड एक्सक्लूडिंग पर्सनल यूज, पर्सनल यूज छोड़कर। भाई अब आपकी मौसी लंदन में रहती हैं, है ना, आपके लिए वो सामान भेजती रहती हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या कुछ भी कॉस्मेटिक, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, सरकार को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा वर्ड देखो, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ऑफर मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। देखो आप, हम विदेश जा रहे हैं, उसका खर्चा वो लोग उठा रहे हैं विदेशी। क्यों भाई, कौन है वो, हम कौन है? विद फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। भाई अगर मान लीजिए अमेरिका में कोई कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसकी सब्सिडरी इंडिया में है,
और वो एम्प्लॉय अपने हेड ऑफिस वहां विदेश जा रहा है और कंपनी उसका खर्चा उठा रही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लीज समझिए, भारत सरकार अपने कुछ अधिकारियों को अमेरिकन अधिकारियों से मिलने भेज रही है, उसका खर्चा विदेश सरकार कह रही है जी हम उठाएंगे, भारत के अधिकारी हमारे यहां आ रहे हैं, वील टेक केयर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जेन्युइन है। मैं बात कर रहा हूं इनजेन्युइन की। वाई फॉर समबडी हु बिलोंग्स टू इंडिया, वाई सम विदेशी सरकार इज स्पेंडिंग मनी ऑन दैट पर्सन, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई? ये खेल है यहां पर। प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड है। कितने लोगों के लिए? जो इलेक्शन लड़ रहा है वो कैंडिडेट विदेश से कोई पैसा नहीं लेगा। करस्पॉन्डेंट वो जो न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल में होते हैं ना। आइए बात करते हैं अपने संवाददाता से, श्री XYZ। कॉलमनिस्ट जो कॉलम लिखते हैं मैगजीन में, अखबारों में, कार्टूनिस्ट, एडिटर न्यूज़पेपर के और मैगजीन के, ओनर या प्रिंटर ऑफ न्यूज़पेपर जो भी उसे छापता है, फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, उनके एम्प्लॉइज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, MP मतलब सांसद, MLA और पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग विदेशों से चंदा नहीं लेंगे बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को एग्जेम्पशन मिली हुई है। किन किन लोगों को? अगर वो एम्प्लॉय का रेम्युनरेशन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, गवर्नमेंट के साथ करी जाने वाली ट्रांजैक्शंस हैं, रिलेटिव के साथ करी जाने वाली ट्रांजैक्शंस हैं, स्कॉलरशिप है, स्टिपेंड है, या ऐसी ही कोई और पेमेंट है। क्योंकि दोस्तों आप भी पढ़कर पहचान रहे होंगे ये जेन्युइन पेमेंट्स हैं, ये जेन्युइन रिसीट्स हैं, ये जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। और जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है उसमें किस किस को रेस्ट्रिक्शन है? MLA को, MP को, पॉलिटिकल पार्टी को, जज को, गवर्नमेंट सर्वेंट को। प्रायर परमिशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ये सब हॉस्पिटैलिटी विदेश में लेना चाहते हैं तो। लेकिन हाँ, मान लो ये लोग बीमार पड़ गए और इमरजेंसी है, अर्जेंट मेडिकल सहायता की जरूरत है, तो अप्रूवल में टाइम लग जाएगा। MP साहब बीमार हैं इसलिए उन्हें विदेश ले जाया जा रहा है, फटाफट से फिर सीधी अप्रूवल में टाइम लग जाएगा। प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लो किसी को मिल गया, किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, कोई NGO है, उसने सरकार से अप्रूवल ले लिया, भाई मेरे को विदेश से पैसा आएगा, मैं ये काम करता हूं, मुझे अलाउ कर दो, मुझे विदेशी लोग चंदा भेजना चाहते हैं। सरकार ने अलाउ कर दिया। अब वो विदेश से पैसा लेकर के इधर उधर ट्रांसफर कर रहा है। क्यों भाई? तेरे लिए अप्लाई करा, अप्रूव करा ना। अगर तुझे किसी और को देना ही है तो तू ऐसे किसी को दे जिसका भी ये रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ठीक है। अब देखो अगली हेडिंग है यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल कहां होगा? अजीब सी बात है, जिस पर्पस के लिए वहां के डोनर ने यहां पैसा भेजा उस पर्पस में यूज होगा। ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। स्पेसिफाइड पर्पस का मतलब यह नहीं है कि लॉ स्पेसिफाई करेगा। समबडी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड दैट मनी। That donor, the person who is paying money, will specify the purpose for which he is making the payment, not for speculative business. वो पैसा जो विदेश से आया वो स्पेकुलेटिव बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो अब आप देख रहे हो ये लाल रंग से जो हमने हाईलाइट करी। अब मान लो विदेश से पैसा आया 100 करोड़ रुपीस में कन्वर्ट हो गया है, 100 करोड़ रुपए आए, जितना भी डॉलर बनेगा 100 करोड़ रुपए आ गए। उसमें से ज्यादातर पैसे तो हमने अपने NGO में लोगों को सैलरी के रूप में बांट दिए। जिन अंकल जी ने NGO खोला था उन्होंने अपनी सैलरी के नाम पे पैसे उठा लिए। ये तो गलत है ना, बिल्डिंग अपनी है फिर भी किराए के नाम पे पैसे उठा लिए उसमें से। और सरकार ने पूछा भाई आधे पैसे से ज्यादा इतने सारे कहां खर्च हो गए? कह रहे जी NGO चलाने में भी तो खर्चा आता है, सैलरी देनी पड़ती है, बिजली पानी होता है। सरकार कह रही है ऐसा है, सुन लो सीधे सीधे, जितना भी चंदा कॉन्ट्रीब्यूशन आया है विदेश से उसका 50% से ज्यादा खर्च मत कर देना एडमिनिस्ट्रेशन में। भाई मान लीजिए आपका जो NGO है वो कैंसर पेशेंट के लिए काम करता है, जो चंदा आया विदेश से कैंसर पेशेंट के लिए, भाई उन तक तो पहुंचाओ पैसा, पता चला सारा तुमने सैलरी में ही बांट दिया। ये कहने का मतलब है हु कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये मुझे लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं। हु कैन रिसीव का क्या मतलब? भाई जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा वो रिसीव कर लेगा। रजिस्ट्रेशन जनरली किसको मिलेगा? एसोसिएशन को। हैविंग अ डेफिनेट पर्पस, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव,
मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मांग रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए, उसका फिक्स्ड पर्पस होना चाहिए, कल्चरल नेचर का, इकोनॉमिक नेचर का, एजुकेशनल नेचर का, रिलीजियस नेचर का या सोशल नेचर का। क्या क्या करते क्या हो आप, वो बताओ सरकार को, और उनसे रजिस्ट्रेशन ले लो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप विदेशों से चंदा मंगाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार को। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के रूल देखो आप, छोटे छोटे रूल्स हैं ये। पहला, केंद्र सरकार को एप्लीकेशन करनी है, 90 दिन में अप्रूवल या रिजेक्शन आ जाता। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी, ये समझाने के लिए कि आप कौन हो, क्या करते हो। पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आपको बतानी पड़ेंगी। भाई आप कह रहे हो कि हम कैंसर पेशेंट के लिए काम करते हैं, क्या करा आज तक वैसे तुमने, वो लिख कर देना होता है। और ऐसा नहीं है कि आपका पुराना एनजीओ है तभी आपको एफसीआरए का अप्रूवल मिलता है, नए में भी मिल जाता है, फिर पास्ट हिस्ट्री नहीं होगी। नो प्रोसिक्यूशन और प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए अदालत में पेंडिंग। तुम्हारे खिलाफ केस चल रहा है, तुम कह रहे हो विदेशों से पैसा लूंगा, तो पता नहीं कहां यूज कर लोगे उसे फिर। नहीं, केस पेंडिंग है तो नमस्ते। एक बार में जो आपको अप्रूवल मिलता है एफसीआरए में 5 साल के लिए मिलेगा, 5 साल बाद आपको दोबारा अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन टू बी रिफ्यूज्ड, रजिस्ट्रेशन करने से सरकार मना भी कर सकती है। क्यों? अगर आप जो हो, सरकार को ऐसा लगता है कि आप इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पर बुरा असर डालोगे, भारत की सिक्योरिटी खतरे में है, आपको अप्रूवल देने से स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता है आपको सर्टिफिकेट देने से। सरकार को ऐसा लग रहा है कि आपको अगर लाइसेंस दे दिया, अगर आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन दे दिया तो ये खतरे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट गेटिंग अफेक्टेड, फ्रीडम और फेयरनेस इलेक्शन की नहीं रहेगी, मतलब इलेक्शन में वो हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगी। अफेक्टिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं आपको लाइसेंस देने से। हार्मनी खराब हो सकती है, रिलीजियस, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक, रीजनल ग्रुप्स में लड़ाई हो सकती है। लीडिंग इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, आपको रजिस्ट्रेशन देने से इंडिया में कोई अपराध बढ़ सकता है और किसी की लाइफ या सेफ्टी पर खतरा है आपको रजिस्ट्रेशन देने से। अगर सरकार को ऐसा लगता है, दे विल नॉट अप्रूव योर रजिस्ट्रेशन। सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट का मतलब है कि भाई मान लो सरकार आपको सबक सिखाना चाहती है, दे डोंट वांट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन, दे आर गिविंग यू अ काइंड ऑफ वार्निंग बाय सस्पेंडिंग यू फॉर सम टाइम। तो मैक्सिमम 180 डेज के लिए सस्पेंड किया जा सकता है आपको। उन 180 डेज में आप नया चंदा नहीं लेंगे और पुराना खर्च नहीं करेंगे, करेंगे तो सरकार से पूछेंगे। सीजी ऑर्डर केस कैंसिलेशन एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, ऐसे नहीं होता कैंसिलेशन। सीजी ऑर्डर चाहिए, इंक्वायरी कंपलसरी है, पहले इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें वो रिकमेंडेशन बताएगी कि ये वाला एनजीओ गलत काम कर रहा है, इसको कैंसिल कर दो, तो होगा। अच्छा, ये भी बता दो, एनजीओ कैंसिल नहीं कर रहे हम, एनजीओ के फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे रोक लगा रहे हैं। क्या क्या ग्राउंड्स हो सकती है? फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी जानकारी जमा करते हो सरकार के पास, बुद्धि नहीं है तुम में, सरकार को गुमराह करने की कोशिश करते हो तुम। वायलेशन ऑफ टर्म्स, जिन शर्तों पर रजिस्ट्रेशन दिया गया वो शर्तों का पालन नहीं करा आपने। पब्लिक इंटरेस्ट, नो एक्टिविटी फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब लगातार 2 वर्ष तक आपके एनजीओ ने कोई काम ही नहीं करा या डिफंक्ट हो गए आप, मतलब यू आर नॉट ऑपरेटिंग एनी मोर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का आपको पता है 5 साल के लिए मिलता है, 5 साल बाद आपको रिन्यू कराना होता है। तो जो आखिरी वर्ष होगा ना, 5वां साल, उसके लास्ट 6 मंथ्स में ही अप्लाई कर देना आप। सेम प्रोसेस ऑफ 90 डेज, वही 90 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अच्छा, ये आखिरी हेडिंग है दोस्तों हमारे चैप्टर की। भाई मैं माफी चाहता हूं आपको अगर लग रहा हो कि चैप्टर इतना छोटा कैसे हो गया। काम की बातें एग्जाम ओरिएंटेड इतनी है, अगर आपको पूरा चैप्टर कई बार पढ़ना है, मैं मना कर रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आप पूरा चैप्टर मत पढ़ो, मॉड्यूल मत पढ़ो, डिटेल मत पढ़ो, खूब पढ़ो, ये भी पढ़ लो प्लीज, ठीक है ना। थोड़े 15-20 मिनट ही तो ले रहा हूं मैं आपके, क्या पता एग्जाम वाले दिन आपको बहुत खुशी हो, ठीक है। चलो, दवाई को देखकर नहीं पता चलता वो कितनी असरदार है, ठीक है। मिसलेनियस मैटर, छोटी छोटी कुछ मासूम बातें, वो भी देख लो। रिसीट थ्रू सिंगल बैंक, जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा वो एक ही बैंक में आएगा, फिर उसके बाद अलग अलग बैंकों में राउट हो जाए, बात अलग है। इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन ईच एफसी, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जितनी बार पैसा आएगा विदेश से उतनी बार आप सरकार को इन्फॉर्म करेंगे।
मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स मतलब ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाओगे ही, नहीं बनाए तो देखना सरकार क्या करेगी। मे गेट ऑडिटेड अपॉन सीजी ऑर्डर, सरकार को लगा कि अगर आपके हिसाब में गड़बड़ है आपको ऑडिट करा देगी, ऑल्दो यू मे नॉट बी लाइबल टू गेट ऑडिटेड। प्रायर इंटीमेशन बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ड्यूरिंग लास्ट 180 डेज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर आप इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं आप, पर्चा भर रहे हैं आप चुनाव लड़ने का, तो आपको इलेक्शन कमीशन को यह बताना पड़ता है कि पिछले 180 डेज में आपको विदेश से कोई पैसा रिसीव हुआ कि नहीं, बताओ। सर्च एंड सीजर कर सकती है सरकार आपके ऑफिस में, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर। मैक्सिमम सीजर 6 मंथ्स का है। सीजर होता है डॉक्यूमेंट्स का, एसेट्स का, कि भाई छापा पड़ा मान लीजिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में उस ऑफिस पर, जिस ऑफिस में से आप ऑपरेट करते हो, तो वहां डॉक्यूमेंट्स मिले, सरकार के ऑफिसर्स अपने साथ ले गए, तो 6 महीने के अंदर अंदर ही वापस करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, खत्म हो गया FCRA चैप्टर, कोई भारी नहीं है। लोगों ने हवा बना रखा है, डर बना रखा है लोगों ने, मतलब बच्चों ने भी आपस में, अरे तूने FCRA पढ़ लिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत भारी। कुछ भारी नहीं है, आप भाई की क्लास लो, कोई पैसे थोड़ी देने आपको, यूट्यूब पे लेक्चर है। प्लीज फोकस ऑन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट लाइक दिस। ठीक है, आप पूरा पढ़िए, बहुत टाइम है आपके पास, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको भी पढ़ लीजिए। एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन ये याद जरूर आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।